युद्ध अब बेलगाम होने की दिशा में जाता दिख रहा है। युद्ध से जुड़ी खबरों को समेटना मुश्किल सा है। हर लाइन दूसरी लाइन से ज़्यादा खतरनाक है। आप वीडियो पूरा देखें। हमने हमले से जुड़ी तमाम खबरों का संकलन किया है ताकि पता रहे कि हमले के तीसरे दिन दुनिया कहाँ खड़ी है। इजराइल के भीतर कितना नुकसान हुआ है इसकी ठीक ठीक सूचना नहीं आ रही, ना ही वीडियो आ रहे हैं। इस समय आपको लग रहा है बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी खबरों को आने से रोका भी जा रहा है। आज ही ईरान ने दावा किया कि नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट किया गया है, तो इजराइल का दावा है उसने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को उड़ा दिया। नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट करने की घटना सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन इसके बाद खबर का पता ही नहीं चला। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि ये फेक न्यूज़ है। नेतन्याहू के ऑफिस ने इसका खंडन किया है। तो इस तरह से सही गलत दावे दोनों तरफ से खूब किए जा रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के पीआर डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि तेल अवीव और पूर्वी यरूशलेम के सरकारी दफ्तरों को खैबर मिसाइल से टारगेट किया गया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने तो दावा किया कि उसने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को नष्ट कर दिया, जैसे सांप के सर को कुचल दिया। लेकिन अब रेवोल्यूशनरी गार्ड दावा कर रहा है नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट किया। इसी तरह इजराइल की सेना IDF ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या कर दी। इस बीच तेल से जुड़ी खबरों ने दुनिया को अलग ही चिंताओं में डालना शुरू कर दिया है। जनवरी 2025 के बाद तेल के दामों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। एक बैरल $82 से ज़्यादा का हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको, जो सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है, ने रास तनूरा रिफाइनरी पर हमले के बाद ऑपरेशन रोक दिए हैं। जो वीडियो है भयावह है। ईरान के ड्रोन ने रिफाइनरी में बड़ा नुकसान किया है। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। रोज़ाना 5 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता था। सोशल मीडिया पर हमले के वीडियो वायरल हैं, जिनमें काफ़ी धुआं उठते हुए देखा जा सकता है। कतर में तेल की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने नेचुरल गैस का प्रोडक्शन रोक दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक शेवरॉन, जो अमेरिका की कंपनी है, इजराइल ने इस कंपनी से कहा है कि वो लेवाइथन में अपने तेल फील्ड में उत्पादन रोक दे। गैस फील्ड को बंद कर देना छोटी बात नहीं। इसका मतलब है इजराइल में भी घबराहट है कि ईरान इस बार बड़ी तबाही मचाने वाला है। ओमान के तट के पास ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नागरिक के भी मारे जाने की खबर है। कतर से सूचना है कि रास लफान शहर में ऊर्जा कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन से हमला हुआ। अभी तक यही समझा जा रहा था कि तेल की सप्लाई को खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, लेकिन ईरान ने खाड़ी के देशों की रिफाइनरियों को टारगेट कर सबको चौंका दिया। कच्चे तेल और हॉर्मुज की बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। अगर अमेरिका को लगा होगा कि ईरान पर 3-4 दिन हमला कर उस पर दबाव डालेंगे और वाहवाही लूट लेंगे, तो फिलहाल उसकी ये रणनीति फेल नजर आ रही है। ईरान ने उन आशंकाओं को सच साबित कर दिया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस पर हमला होगा तो युद्ध इस बार बड़ा होगा, निर्णायक होगा। वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट आई है कि अमेरिका का रक्षा मुख्यालय पेंटागन चिंता में पड़ गया है। ईरान की सारी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाने के बाद भी वो पूरी ताकत से लड़ रहा है। तो देखिए ये पूरा मंजर और सोचिए कि इसका असर हम भारतीयों पर कैसे पड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, मेरा फेसबुक पेज फॉलो ज़रूर करें। कुवैत से बड़ी खबर आई है। कुवैत में अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों के क्रैश हो जाने की खबर ने आज सनसनी फैला दी। बाद में अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि 3 विमान क्रैश हुए हैं और ये F-115 फाइटर जेट्स हैं। कुवैत की रक्षा मंत्रालय ने पहले सूचना दी कि अली अल सलेम सैनिक अड्डे से 10 किलोमीटर के रेंज में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान क्रैश करते देखे गए। हमारे पास मौके की वीडियो नहीं है, मगर आप देख सकते हैं कि F-115 किस तरह का विमान है। शुरू में कुवैत की रक्षा मंत्रालय ने खबर दी कि अमेरिका के कई लड़ाकू विमान क्रैश हुए, लेकिन बाद में अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कुवैत के डिफेंस सिस्टम ने ही इन विमानों को मार गिराया। एक विमान 880 करोड़ के आसपास का है और ऐसे 3 विमान आज क्रैश हो गए। कोई पायलट हताहत नहीं हुआ। पैराशूट की मदद से सभी सुरक्षित जमीन पर लौट आए हैं, ऐसा दावा किया गया। कुवैत ने ही अमेरिका के 3 विमानों को मार गिराया और अमेरिका इसे फ्रेंडली फायर बता रहा है। इस घटना से पता चलता है कि ईरान के कारण कुवैत में भगदड़ मची है। इन्हें पता नहीं चल रहा किसकी मिसाइल आ रही है, किसका विमान जा रहा है। विमान देखते ही ट्रिगर दबा देते हैं।
युद्ध में ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी तैयारी से लड़े जा रहे युद्ध में कई विमान खुद से नष्ट कर दिए जाएं, यकीन करना मुश्किल लगता है। अगर ये साबित हो जाए कि ईरान ने अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों को गिरा दिया, तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी और अमेरिकी खेमे में भगदड़ मच सकती है। कुवैत में अमेरिका के दूतावास के अहाते को भी ईरान ने टारगेट किया। अमेरिका को कहना पड़ा कि लोग दूतावास के करीब ना आएं। कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन के हमले का खतरा बना हुआ है। अपने कर्मचारियों से कहा गया है कि घरों में रहें, बाहर न निकलें। ये हालत हो गई है। क्या अमेरिका ने सोचा था कि मध्य पूर्व के दूतावासों को निशाना बनाया जा सकता है? ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि ईरान के 131 शहरों पर हमले हुए हैं और अब तक 555 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के मिनाब शहर में स्कूली लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर इजराइल ने हमला कर दिया, जिसमें 180 से अधिक बच्चियों की मौत हो चुकी है। कहीं कहीं संख्या अलग भी है। क्या आपने कहीं भी इन 180 बच्चियों पर अलग से कोई स्टोरी देखी? स्कूल पर इजराइल ने अचानक बम नहीं गिराया होगा, बल्कि गाजा में भी ये देश यही करता था, स्कूल और अस्पतालों को टारगेट करता था। कितने लोग बोल रहे हैं इन बच्चियों के बारे में? अमेरिका के 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, लेकिन मरने वालों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 1000 से अधिक ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल की सेना का बयान है कि तेहरान में धुआंधार बमबारी हो रही है। तेहरान में बड़ी संख्या में लोग खामेनेई की शहादत और अमेरिका इजराइल के हमलों के विरोध में निकले थे। उन पर हमला हुआ है। मरने वालों की संख्या का अभी तक पता नहीं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड का दावा है कि ईरान में 1000 से अधिक ठिकानों पर बम गिराए गए। IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय पर बम गिराए गए। इसके बाद सेंट्रल कमांड ने कहा, हमने सांप का सिर कुचल दिया। सुनने में लग सकता है ये बड़ी कामयाबी होगी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को टारगेट किया गया, लेकिन पिछले साल जून में इसके चीफ को मार देने के बाद भी रेवोल्यूशनरी गार्ड खत्म नहीं हुआ, आज भी ताकत है। ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसकी सुरक्षा प्रणाली कई स्तरों पर काम करती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक लीडर के मार देने के बाद भी काम करती रहती है। इसलिए एक हमले में खत्म करने का दावा असंभव लगता है। अगर ऐसा होता तो खामेनेई की हत्या के तीसरे दिन अमेरिका को 1000 ठिकानों को टारगेट नहीं करना पड़ता। उसकी सेना, उसके जनरल टैंक से उतरकर कारों में ईरान के भीतर घूम रहे होते। अमेरिका बड़ी कामयाबी बता रहा है कि उसने IRGC के मुख्यालय पर हमला किया। ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी मैदान में उतरने की खबरें हैं। खबर है कि मिलिशिया ने कुवैत में अमेरिका की एम्बेसी पर मिसाइलों से हमला किया। इजराइल और अमेरिका से जुड़ी खबरें और इनकी प्रतिक्रिया से यही लग रहा है कि ईरान तीसरे चौथे दिन भी पूरी ताकत से मैदान में है। खामेनेई की हत्या के बाद से उसका हमला, उसका जवाब और खूंखार और आक्रामक हो गया है। आपको ये अपडेट कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। अब देखते हैं। ईरान एक नहीं बल्कि 9 देशों पर हमला कर रहा है। इस बार लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच नहीं, बल्कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, इजराइल, बहरीन, जॉर्डन, ओमान और इराक सब पर हमला कर दिया है। ऐसा कब हुआ था? एक देश एक साथ 9 देशों पर हमला कर रहा है। ईरान का कहना है मध्य पूर्व के देशों में आम नागरिकों की जगह अमेरिका के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उसका दावा है कि उसने मध्य पूर्व में अमेरिका के 6 सैनिक अड्डों को टारगेट किया है। वहां से अमेरिका को अपने सैनिक एसेट्स हटाने पड़े हैं। इसका मतलब है ईरान के पास जो भी है, जितना भी है, उससे लड़ रहा है, या उसकी इस तरह की तैयारी रही होगी कि ऐसा वक्त आ जाएगा तो इजराइल के साथ साथ खाड़ी के देशों पर भी हमला कर देंगे। इसलिए इसे ईरान की तैयारी के रूप में भी देखिए। अगर जवाब में खाड़ी के देशों ने ईरान पर हमला किया तो उनका ही नकाब उतर जाएगा, बल्कि उतर भी चुका है। वे अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इजराइल के साथ जंग में शामिल हो जाएंगे। उनकी ज़मीन से अमेरिका हमला करेगा ईरान पर, तो ईरान क्या करेगा? कतर के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि गल्फ काउंसिल को ईरान के साथ सीधे टकराव का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि खाड़ी के देश ईरान से टकराव में शामिल हो जाएं, लेकिन खाड़ी के देशों को ऐसा करने से बचना चाहिए। दोनों पक्षों के संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचेगा। खाड़ी के देश कह रहे हैं कि ये अमेरिका और इजराइल की जंग है, लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देना काफ़ी होगा? खाड़ी के देशों ने अपने आसपास की अस्थिरता से अलग एक छवि बनाई, लेकिन वो छवि अब टूट रही है। अगर खाड़ी के देश इस टकराव में उतर गए और ऐसा हुआ कि ईरान पर 9 अरब देश हमला करेंगे, तब इस क्षेत्र में लड़ाई का इतिहास और चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अभी तक ये लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच मानी जाती है, लेकिन अब ईरान बनाम अरब और इजराइल का हो जाएगा।
अरब और इजराइल एक साथ नजर आएंगे। जज्बा देखिए, जिस वक्त ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, खामिनेई की हत्या कर दी गई, ईरान पूरी ताकत से अपने वजूद के लिए 9 देशों से लड़ रहा है। कब तक लड़ पाएगा ये सवाल तो है, लेकिन आज लड़ रहा है, इसे भी नोट कीजिए। अमेरिका, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इन 7 देशों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। कहा है ये हमले इस पूरे इलाके में कई देशों की जमीन पर हुए। बहरीन, इराक, इराकी कुर्दिस्तान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई सब निशाने पर थे। ईरान के ये हमले अंधाधुंध, लापरवाह और पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना थे। इन हमलों में आम नागरिकों की जान खतरे में पड़ी और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा। ईरान की ये कार्रवाई एक खतरनाक एस्केलेशन है जो कई देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करती है और पूरे क्षेत्र की अस्थिरता को खतरे में डालती है। जो देश इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं थे, उन पर हमला करना लापरवाह है और अस्थिरता पैदा करने वाली कार्रवाई। 7 देशों ने कहा वे अपने नागरिकों, अपनी संप्रभुता और अपनी जमीन की रक्षा के लिए एकजुट हैं। उन्होंने आत्मरक्षा के अपने अधिकार को दोहराया। उन्होंने हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के बीच सहयोग की तारीफ की और कहा कि इसी सहयोग की वजह से बड़े पैमाने पर जनहानि और तबाही से बचा जा सका। तो अब खाड़ी के देश संप्रभुता की चिंता कर रहे हैं और ईरान पर जो इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है, उनकी जमीन का इस्तेमाल कर हमला किया है, क्या वो संप्रभुता का अतिक्रमण नहीं है? साइप्रस में ब्रिटेन के बेस पर ड्रोन से हमला होने के बाद सायरन बजने लगे, ऐसी खबर आई। इस बात को बड़ी खबर के रूप में देखा गया कि ब्रिटेन ने अपने बेस को अमेरिका के इस्तेमाल के लिए खोल दिया। ब्रिटेन ने कहा कि अमेरिका का इस्तेमाल बहुत सीमित होगा, लेकिन इस फैसले को एक अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी अरब के एक अधिकारी ने अल जजीरा टीवी पर कहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसकी चिंता केवल अपनी और इजराइल की सुरक्षा है। उसने खाड़ी के देशों को अकेला छोड़ दिया। सऊदी अरब में इतना तो लोकतंत्र है नहीं कि कोई अधिकारी टीवी पर जाकर बयान दे कि अमेरिका ने सऊदी को उसके हाल पर छोड़ दिया है। और अगर ऐसा है तो समझना चाहिए कि ईरान के हमले ने खाड़ी के देशों में दहशत मचा दी है। एक ही समय में लगता है ईरान कमजोर पड़ रहा है, खत्म हो जाएगा, और उसी समय में ईरान ने ठीक तबाही मचा दी है। इसका जवाब आपको गाजा से मिल सकता है। बहुत छोटा इलाका है गाजा, दिल्ली का 1/4, मात्र 365 वर्ग किलोमीटर का इलाका। लेकिन 2 साल तक इजराइल रोज हजारों टन बम गिराता रहा। नेतन्याहू गाजा को पूरी तरह गायब नहीं कर सके। 70,000 से अधिक लोग मारे गए, 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए, विकलांग हुए, हजारों घर नष्ट हो गए। लेकिन गाजा अब भी दिखाई देता है, उसके लोग जिंदा हैं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। जिस हमास को मिटाने के नाम पर इजराइल 2 साल तक बम गिराता रहा, अंत में उसी हमास से समझौता करना पड़ा अपने बंधकों की रिहाई के लिए। ऐसा नहीं हुआ कि उसने हमास को मिटा दिया और उनके अड्डों से अपने नागरिकों को कार में बिठा कर ले आया। तो अभी ये नहीं समझना चाहिए कि इजराइल के पास सब कुछ है। अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और अमेरिका की जी हजूरी करने वाले दर्जनों देश हैं। तो ईरान को एक दिन में मिटा देंगे या 1 महीने में खत्म कर देंगे। ईरान का नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन इसी दुनिया ने देखा कि गाजा के लोगों ने किस बहादुरी से अपने ऊपर जुल्म का सामना किया। क्या इजराइल गाजा से एक भी आदमी पेश कर सका जो गिड़गिड़ा रहा हो कि छोड़ दो, अब बस बम मत गिराओ? नरसंहार हुआ, लेकिन वहां के लोगों ने घुटने नहीं टेके। इसीलिए भले इजराइल के पास ईरान को खत्म कर देने का प्लान हो, वो चाहता हो, लेकिन इतना आसान नहीं कि 10-20 दिन में उसे खत्म कर दे। ईरान की इस तैयारी या पलटवार को देखते हुए लगता है भले उसके पास ताकतवर हथियार ना हो, मगर वो मिट जाने से पहले लड़ना चाहता है। ईरान और अमेरिका के हथियारों की तुलना की जा रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका के हथियार जहां $1 मिलियन के हैं, वहीं ईरान ने हजारों डॉलर की मिसाइल और ड्रोन से तूफान मचा दिया है। जिस इंटरसेप्टर से ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोका जा रहा है, उनकी कीमत कई $1 मिलियन में होती है। ड्रोन या मिसाइल को रोकने के साथ साथ वे भी तबाह हो जाते हैं। सवाल है कि क्या ईरान अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है? क्या उसके पास अमेरिका, इजराइल और तमाम पश्चिमी देशों से लड़ने की क्षमता है? उसके दर्जनों सैकड़ों मिसाइलों को रोक दिया गया, लेकिन ये भी पढ़ने को मिल रहा है कि सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका के महंगे रक्षा सामानों को छकाया है। इजराइल सहित खाड़ी के देशों में नुकसान भी पहुंचाया है।
अब आते हैं भारत पर। भारत की शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स एक वक्त 1600 अंक नीचे चला गया तो निफ्टी 25,000 के नीचे आ गई है। भारतीय निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। अगर युद्ध लंबा खिंचा, तेल महंगा होता रहा तो इससे तेल कंपनियां, विमान कंपनियां और इनसे जुड़ी तमाम कंपनियों का घाटा बढ़ता चला जाएगा। तो एक तरह से इस युद्ध की कीमत हर कोई चुका रहा है, चुकाएगा। कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने लगी है। एक दिन में 8 से 9% की वृद्धि हो जाती है। कच्चा तेल प्रति बैरल $80 के करीब पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि इसका भाव 100 से $120 प्रति बैरल भी हो सकता है। युद्ध अगर बेलगाम हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रभावित होगा और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत में तेल को लेकर हाहाकार मच सकता है। अभी से ही बीमा कंपनियां यहां से गुजरने वाले जहाजों पर सरचार्ज लगा रही हैं, जिसके कारण यहां से गुजरने की लागत बढ़ गई है। बीमा कंपनियों के कारण कई टैंकर कंपनियों ने अपने जहाज खड़े कर दिए हैं। कार्गो का ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है। शिपिंग कंपनी हापा लॉयड ने युद्ध के खतरे के चलते सरचार्ज की घोषणा की है। 20 फीट के हर कंटेनर पर $500 का सरचार्ज लगाया जाएगा। फ्रांस की शिपिंग कंपनी CMA CGM ने $2000 का सरचार्ज लगाया है और हॉर्मूज में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हॉर्मूज का नियंत्रण ईरान के पास है। ईरान ने अभी हमला नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है अगर ईरान कमजोर पड़ा तब वो हॉर्मूज को निशाना बनाएगा। इस आशंका के कारण दुनिया की बड़ी कंपनियों ने अपने कंटेनर और टैंकर रोक दिए हैं। मस्क ने कहा है कि हम हॉर्मूज से सभी जहाजों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से रोक रहे हैं। उसने स्वेज नहर और बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य से भी जहाज हटाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वहां ईरान समर्थित हूती का खतरा है। अब जहाज अफ्रीका के चारों तरफ घूम कर जाएंगे। हजारों किलोमीटर ज्यादा, हफ्तों ज्यादा समय लगेगा, करोड़ों ज्यादा खर्च होगा। मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने भी मध्य पूर्व के लिए सारी बुकिंग बंद कर दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार शिपिंग ट्रैकिंग डेटा दिखाता है कि क्रूड ऑयल और LPG के कम से कम 150 टैंकर हॉर्मूज के दोनों तरफ खुले समुद्र में लंगर डालकर खड़े हो गए हैं। हॉर्मूज के बाद अब स्वेज नहर में भी यातायात पर प्रतिबंध लग रहा है। शिपिंग कंपनियों को अफ्रीका के रास्ते सामान पहुंचाना पड़ेगा। अगर हॉर्मूज पर हमला हुआ या बंद हुआ तो भारत की तेल कंपनियां दबाव में आएंगी। भारत 80% कच्चा तेल आयात करता है और इसका 60% हिस्सा इसी हॉर्मूज से गुजरता है। ओमान और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। 33 किलोमीटर चौड़ी एक पतली सी जलधारा, जिससे हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का 27% और वैश्विक LNG का 22% यहाँ से जाता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार 2024 में इस रास्ते से गुजरने वाले तेल और गैस का मूल्य $500 अरब सालाना था। तो ट्रंप और नेतन्याहू ने दुनिया भर के व्यापार को खतरे में डाल दिया। भारत ने इस युद्ध की निंदा नहीं की। ये नहीं कहा कि उसके जैसे देश तेल के आयात पर निर्भर हैं, उनका व्यापार घाटा बढ़ जाएगा, उनकी जनता पर दबाव बढ़ेगा। ये सब बयान में नहीं होता। केवल ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। इस मकसद से दिए जाते हैं कि भारत के नाम पर अखबारों में कुछ छप जाए, लोगों को दिख जाए कि भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने कुछ बोला है। लेकिन सोचिए, आज ही 9 लाख करोड़ निवेशकों के हवा हो गए। भारतीय शेयर बाजार में ट्रंप और नेतन्याहू ने दुनिया को सन्न कर दिया है, फिर भी दुनिया उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। मध्य पूर्व के देशों में 2-3 दिनों से हवाई जहाज नहीं उड़ रहे, लाखों यात्री फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया को रोककर ईरान पर हमला क्यों किया गया, दुनिया को समझ नहीं आ रहा। ये दोनों ईरान में लोकतंत्र नहीं ला रहे, बल्कि अपनी हरकतों से दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे इनके जैसे नेता अपने अपने देश में लोकतंत्र को कुचलकर दुनिया के 2-4 शासकों से दोस्ती कर राज कर सकते हैं। तो ईरान पर हमला और ईरान का जवाब अमेरिका और इजराइल की जीत की दास्तान के हिसाब से मत देखिए। वो जीत सकते हैं, इस हिसाब से देखिए कि एक देश अपने वजूद को बचाने के लिए किस तरह लड़ता है। वो बस इसी की कीमत चुका रहा है कि ईरान ने अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया, के आगे घुटने नहीं टेके। हमारा वीडियो देखते रहिए। 2 मार्च को हमने एक और वीडियो बनाया, भारत ने ईरान पर हमले की निंदा क्यों नहीं की। उसमें बताया कि खामेनेई की हत्या पर संवेदना क्यों नहीं जताई गई। आपको समझ आएगा कि भारत की चुप्पी का कोई तार्किक आधार नहीं है। युद्ध से जुड़ी खबरें लगातार बदल रही हैं, लेकिन हैरानी की बात है मीडिया में जमीन से कितनी कम रिपोर्ट है, वो भी उस दौर में जिसे मीडिया और सोशल मीडिया का दौर कहा जाता है। हर देश लगता है अपने नुकसान को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि कहीं जनता इस नुकसान को अपनी आंखों से देखकर ये न समझ ले और युद्ध के खिलाफ न हो जाए। इसलिए सारी खबरें ट्विटर पर दौड़ रही हैं।
टॉप लीडरशिप को मारकर ईरान को झुकाने की रणनीति कम से कम इस वक्त तक सफल नहीं है। उल्टा खामेनेई की हत्या कर अमेरिका ने पूरे मध्य पूर्व को फिर से 90 के दशक में पहुंचा दिया है, जहां पता नहीं चलता था कौन दोस्त है कौन दुश्मन और कब कहां हमला हो जाता था। इन नेताओं से बचिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसे शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय जान सके कि इस जंग का असर उनकी जेब पर कैसे पड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अभी नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और मेरा फेसबुक पेज फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ मैं हर रोज़ ऐसी खबरें लेकर आती हूँ जो मुख्य धारा की मीडिया में नहीं दिखती। कमेंट में बताइए आपको इस युद्ध के बारे में सबसे ज़्यादा क्या चिंता है। नमस्कार, मैं संगीता देवी और आप देख रहे थे रिपब्लिक भारत टाइम।